कि अमेरिका में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इस हलचल की जड़ में है भारत। जी हां, वही भारत जो आज दुनिया की नई धुरी बन चुका है। शुक्रवार यानी कि 22 अगस्त को अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के घर पर छापा मारा और कारण बताया गया गोपनीय दस्तावेज। लेकिन असलियत तो यह है कि बोल्टन ने हाल ही में ट्रंप की उन नीतियों की पोल खोली थी जिनमें भारत के साथ खुला अन्याय दिख रहा था। अमेरिका का यह कदम एक संयोग नहीं है, यह उस घबराहट का नतीजा है जो भारत की बढ़ती ताकत को लेकर वॉशिंगटन के भीतर बैठी है। जॉन बोल्टन कोई आम शख्स नहीं है, वे अमेरिका की विदेश और सुरक्षा नीतियों के सबसे तेज दिमागों में गिनी जाती हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में बोल्टन ने एक अपराध कर दिया, उन्होंने भारत का पक्ष ले लिया। बोल्टन ने खुले मंच से कहा कि रूस से तेल खरीदने के मामले में ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना एक बड़ी गलती है और उन्होंने साफ कहा कि जब चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है तो केवल भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। यही बयान अमेरिकी राजनीति में अब भूचाल ले आया है। बोल्टन ने यह भी कहा कि इस नीति से भारत, रूस और चीन के और करीब जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रंप की नीतियों में रणनीतिक सोच की भारी कमी है, जिससे अमेरिका अपना सबसे बड़ा एशियाई साझेदार हो सकता है। अब जरा FBI की कार्रवाई देखिए। कहा गया कि यह छापा एक पुराने केस से जुड़ा है। दरअसल ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए बोल्टन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी किताब द रूम वेयर इट हैपेंड में कई गोपनीय बातें उजागर की। ट्रंप चाहते थे कि यह किताब छपे ही नहीं, लेकिन वह छप गई। उस वक्त बाइडेन प्रशासन ने यह केस बंद कर दिया था, लेकिन अब अचानक यह केस फिर से खोल दिया गया और FBI चीफ काश पटेल ने बोल्टन के घर छापा मारा। पटेल ने छापे के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सवाल यही है, क्या यह कानून का राज है या फिर भारत का नाम लेने वालों को डराने की अमेरिकी चाल। दोस्तों, यह छापा ऐसे समय में पड़ा है जब भारत लगातार वैश्विक मंचों पर अपनी ताकत दिखा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का न्योता दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदना उसका अधिकार है और अब मोदी जल्द ही चीन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। यह सब अमेरिका के लिए सीधा संदेश है। भारत अब किसी दबाव में नहीं झुकेगा। अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह दुनिया को दो तराजू से तौलता है। चीन अगर रूस से तेल खरीदे तो चुप्पी, लेकिन भारत खरीदे तो टैरिफ। यही बोल्टन ने कहा है, यही अमेरिका को नागवार गुजरा है। भारत ने हमेशा कहा कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी के दबाव में नहीं आएगा और यही बात वॉशिंगटन को परेशान कर रही है, क्योंकि आज की सच्चाई यह है कि भारत ऊर्जा, रक्षा, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी हर क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती दे रहा है। भारत अब यस सर वाली विदेश नीति नहीं चला रहा। रूस से संबंध गहरे हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में भारत निवेश और ऊर्जा सुरक्षा पर काम कर रहा है और एशिया में चीन की घेराबंदी में भी भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। अमेरिका यह सब देख रहा है और उसे लग रहा है कि भारत कहीं उसके हाथ से निकल ना जाए और इसी डर का नतीजा है कि बोल्टन पर की गई कार्रवाई। अब याद रखिए, बोल्टन और ट्रंप के रिश्ते हमेशा तल्ख रहे हैं। बोल्टन ट्रंप को रणनीतिक रूप से कमजोर मानते हैं। खासकर भारत को लेकर ट्रंप की नीति को उन्होंने बार बार नाकाम बताया है। बोल्टन ने कहा भारत रूस से तेल खरीदे, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है और कहा कि भारत को छोड़कर अमेरिका खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत पर दबाव बनाकर अमेरिका केवल चीन को फायदा पहुंचा रहा है। क्या यह सोचना बोलना बोल्टन का गुनाह है? आज भारत वह राष्ट्र है जो रूस से भी दोस्ती निभा रहा है और अमेरिका से भी, जो चीन से कूटनीतिक मंचों पर संवाद कर रहा है और इंडो पैसिफिक में अमेरिकी साझेदारी भी है। यही संतुलन अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रहा है। भारत अब सुपर पावर की मोहताज विदेश नीति नहीं चला रहा। भारत खुद वैश्विक शक्ति बन रहा है और यही बात अमेरिका को असहज बना रही है। तो यह है असली तस्वीर। जॉन बोल्टन पर पड़ा है छापा सिर्फ एक जांच का हिस्सा नहीं है, यह उस बेचैनी का सबूत है जो भारत की बढ़ती ताकत ने वॉशिंगटन की सत्ता के गलियारों में पैदा कर दी है। भारत ना तो अमेरिका के दबाव में झुक रहा है और ना ही चीन के बीच फंस
विश्वास रहा है। भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। यही है 21वीं सदी की नई हकीकत और यही सच्चाई अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की असफलताओं, चीन की चुनौतियों और टैरिफ विवादों के बीच अब अमेरिका ने भारत की ओर एक नया दांव चला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगियों में से एक सर्जियो गौर को भारत का नया अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। यह केवल एक कूटनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। ऐसे वक्त में जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर खटास पड़ी है, ट्रंप ने अपनी टीम से ही वह शख्स चुना जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर गौर का नाम घोषित करते हुए लिखा, सर्जियो गौर शानदार दोस्त हैं। कई वर्षों से ये मेरे साथ हैं। राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक के तौर पर उन्होंने रिकॉर्ड समय में 4000 देशभक्तों की नियुक्ति कर मेरी सरकार को मजबूती दी। उन्होंने मेरे ऐतिहासिक चुनाव अभियानों को दिशा दी, मेरी किताबें प्रकाशित की और हर कदम पर मेरे एजेंडे को आगे बढ़ाया। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि दक्षिण और मध्य एशिया जैसे संवेदनशील इलाके के लिए उन्हें वही चाहिए जिस पर वे आंख मूंद कर भरोसा कर सकें। यानी यह नियुक्ति केवल भारत अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे एशिया के भू राजनीतिक समीकरण को प्रभावित करेगी। ट्रंप के इस कदम के पीछे की वजह जानने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि कौन है सर्जियो गौर। जी हाँ, सिर्फ 39 साल की उम्र में भारत का अमेरिकी राजदूत बनने जा रहे सर्जियो गौर इस पद तक पहुंचने वाले सबसे युवा चेहरे होंगे। गौर का जन्म उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था जब वह सोवियत संघ का हिस्सा था। 1999 में वे अपने माता पिता के साथ अमेरिका आ गए। गौर के पिता सोवियत सेना के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिजाइन करते थे। गौर ने लॉस एंजेलिस में पढ़ाई की और फिर जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें राजनीति का शौक लगा और वे रिपब्लिकन राजनीति से जुड़ गए। धीरे धीरे उनका नाम उन युवा चेहरों में गिना जाने लगा जो अमेरिकी राजनीति में बदलाव की आवाज बन रहे थे। 2020 में ट्रंप के चुनाव अभियान से जुड़कर गौर ने अपनी पहचान पक्की की। वह न केवल ट्रंप के प्रचार अभियान का हिस्सा बने बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ मिलकर एक प्रकाशन कंपनी भी खड़ी की। 2024 में ट्रंप की दूसरी जीत के बाद गौर को व्हाइट हाउस में डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल बनाया गया। इस भूमिका में उन्होंने हजारों नियुक्तियां कराई और ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाया। यही वह कारण है कि आज ट्रंप उनके प्रति पूरा भरोसा जता रहे हैं। सर्जियो गौर की कहानी सिर्फ वफादारी और मेहनत तक सीमित नहीं है, उनका नाम कई विवादों से भी जुड़ा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके बैकग्राउंड पर सवाल उठाए और यहां तक आरोप लगाए कि कहीं वे रूस से जुड़े तो नहीं। एलन मस्क के साथ उनका टकराव खुलकर सामने आया। नासा के प्रमुख पद के लिए ट्रंप समर्थक गौर ने मस्क के करीबी जेरेड इसाकमैन का नाम रोका, जिससे दोनों के बीच विवाद गहरा गया। मस्क ने सार्वजनिक तौर पर गौर को सांप कहा और सोशल मीडिया पर हमला बोला। इन विवादों के बावजूद गौर ने अपनी स्थिति बनाए रखी और ट्रंप के साथ खड़े रहे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, निष्ठा और टिके रहने का साहस। अब इस कदम के भारत के लिए क्या मायने हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत में अमेरिकी राजदूत का जो पद है वह हमेशा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। पहले एरिक गारसेटी इस पद पर थे, लेकिन आज हालात अलग हैं। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद चरम पर है। एशिया में चीन की भूमिका को संतुलित करना है। पाकिस्तान की अस्थिरता और आतंकवाद से निपटने में सहयोग चाहिए। ऐसे में गौर की नियुक्ति यह संदेश देती है कि ट्रंप अब कूटनीतिक औपचारिकताओं की बजाय सीधे भरोसेमंद और राजनीतिक चेहरों को आगे कर रहे हैं। भारत के लिए यह नियुक्ति 3 बड़े संकेत देती है। कूटनीति से ज्यादा राजनीति। गौर राजनयिक पृष्ठभूमि से नहीं बल्कि ट्रंप की राजनीति से आए हैं, यानी बातचीत ट्रंप के एजेंडे पर ज्यादा केंद्रित होगी। चीन पाकिस्तान को लेकर सख्ती। ट्रंप की टीम अब दक्षिण एशिया में ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी कर रही है। व्यापार वार्ता का नया दौर। गौर की भूमिका भारत अमेरिका व्यापार विवाद को सुलझाने और अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को लागू करने में अहम होगी। सर्जियो गौर की नियुक्ति केवल एक राजनयिक फेरबदल नहीं है, यह ट्रंप की शैली का ऐलान है।
ट्रंप औपचारिक चेहरों पर भरोसा नहीं करते बल्कि अपने लोगों पर दाव लगाते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को देना जो विवादों में घिरा रहा है लेकिन निष्ठा में अडिग है। यह बताता है कि अमेरिका भारत संबंध अब और भी राजनीतिक होने वाले हैं। गौर की युवा उम्र, अलग पृष्ठभूमि और विवादों से घिरी शख्सियत भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों है। यह तय है कि उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका रिश्ते शांत नहीं रहेंगे बल्कि लगातार सुर्खियों में रहेंगे और यही ट्रंप की असली रणनीति भी है, कूटनीति को राजनीति में बदल देना। चादर में लिपटी अर्थव्यवस्था की मौत की पड़ोसी देश पाकिस्तान आज अपनी ही गलतियों और विकृत प्राथमिकताओं का नतीजा भुगत रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और कर्ज की जकड़न में फंसा पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, लेकिन उसकी राजनीति और व्यवस्था की असलियत किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में आए पाकिस्तान के पहले आर्थिक सर्वे ने यह तस्वीर साफ कर दी है कि वहां विकास और रोजगार की बजाय मजहब सर्वोपरि है। इस सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मानसिकता और भविष्य दोनों को उजागर करती हैं। रिपोर्ट बताती है कि पूरे पाकिस्तान में कारखानों की संख्या केवल 23,000 है, जबकि मस्जिदों की संख्या 6 लाख से अधिक है। यही नहीं, मदरसों की संख्या भी 36,000 से ऊपर है। यानी उद्योग और उत्पादन, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, पाकिस्तान में सबसे पिछड़े हाल में है। किसी भी देश के लिए उद्योग, धंधे, रोजगार और विकास का आधार होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की प्राथमिकताएं बिल्कुल उल्टी हैं। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। लगभग 45% लोग दुकानों, होटलों, ट्रांसपोर्ट, बैंक और अस्पतालों में काम करते हैं, जबकि इंडस्ट्री यानी कि उत्पादन क्षेत्र सिर्फ 22% आबादी को रोजगार दे पा रहा है। इस असंतुलन की जड़ यही है कि पाकिस्तान ने संसाधन उद्योग लगाने में ही नहीं बल्कि मस्जिदें और मदरसे खड़े करने में लगाए हैं। कारखाने गिनती के हैं जबकि मजहबी ढांचों की भरमार है। साफ है कि पाकिस्तान की नींव विकास नहीं बल्कि मजहबी उन्माद पर टिकी हुई है। अगर राज्यवार देखा जाए तो पंजाब पाकिस्तान की रोजगार फैक्ट्री है। यहाँ लगभग 1.36 करोड़ लोग किसी न किसी काम में लगे हैं। सिंध में यह संख्या 57 लाख है, खैबर पख्तूनख्वा में 40 लाख और बलूचिस्तान में सिर्फ 14 लाख। यानी पाकिस्तान का आधे से ज्यादा आर्थिक बोझ पंजाब ढो रहा है, जबकि बलूचिस्तान जैसे इलाके पिछड़ते जा रहे हैं। यही असमानता पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता को और बढ़ा रही है। सर्वे की एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान में 71 लाख कारोबारी यूनिट्स ऐसी हैं जहां 50 से कम लोग काम करते हैं। बड़ी कंपनियां जो 250 से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं, उनकी संख्या सिर्फ 7,000 है। मतलब यह है कि मुल्क की पूरी अर्थव्यवस्था दिहाड़ी और छोटे धंधों पर खड़ी है। पशुपालन, मुर्गी पालन, दर्जीगिरी, कढ़ाई खाना, पैकिंग, ब्यूटी पार्लर और ऑनलाइन काम, यही रोजी रोटी का आधार है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान में 2.42 लाख स्कूल, 11,000 कॉलेज और 214 विश्वविद्यालय हैं। अस्पतालों की संख्या 1.19 लाख है। यह आंकड़ा अपने आप में ठीक ठाक ही लग सकता है, लेकिन जब इनकी तुलना मस्जिदों और मदरसों से की जाती है तो सच्चाई सामने आती है। 6 लाख मस्जिदों और 36,000 मदरसों की भीड़ में स्कूल और विश्वविद्यालय कहीं गुम हो जाते हैं। यानी पाकिस्तान में शिक्षा और इलाज मौजूद है, पर मजहबी प्राथमिकताएं उनसे कई गुना ऊपर रखी गई हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान आज भी विश्व स्तर की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने में नाकाम है। इस सर्वे के तुरंत बाद सामने आई दूसरी खबर ने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा और खोल दिया है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने 313 नए मरकज और मस्जिदों के निर्माण के नाम पर लगभग 3.91 अरब रुपए जुटाए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार यह धन संग्रह डिजिटल वॉलेट और सोशल मीडिया अपीलों के जरिए किया गया। यानी मस्जिदें और मरकज सिर्फ मजहबी स्थल नहीं रहे बल्कि आतंकवाद का वित्तीय तंत्र बन चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना लंबे समय से इन संगठनों की संरक्षक बनी रही है। अब तो यह और स्पष्ट हो गया है क्योंकि सरकार खुद इन ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए मदद देने को तैयार है। पाकिस्तान की आम जनता आज महंगाई, भूख और कर्ज से जूझ रही है। IMF से कर्ज की किस्तें लेने के लिए सरकार बार बार गिड़गिड़ा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत का ध्यान रोजगार देने वाले कारखानों पर नहीं बल्कि मजहबी ढांचों और आतंकवादी नेटवर्क पर है। यही मानसिकता पाकिस्तान को गर्त में ले जा रही है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर संकेत है। पहली बात, पाकिस्तान की पूरी सामाजिक संरचना मजहबी ढांचों पर टिकी है और वही आतंकी संगठनों को वित्त और
जनबल मुहैया कराती है। दूसरी बात, जब तक पाकिस्तान अपनी प्राथमिकताएं बदलकर उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर नहीं ले जाएगा, तब तक उसकी जमीन से आतंकवाद, मजहबी उन्माद ही पलते रहेंगे। भारत के लिए यह एक सीधा संदेश है कि पाकिस्तान की नीतियां उसके लिए हमेशा खतरा बनी रहेंगी, क्योंकि एक ऐसा देश जिसकी प्राथमिकता विकास नहीं बल्कि आतंकवाद को पालना है, उससे शांति की उम्मीद करना बेकार है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वहां मजहब राष्ट्र से बड़ा हो चुका है। फैक्ट्रियों से ज्यादा मस्जिदें, स्कूलों से ज्यादा मदरसे और अस्पतालों से ज्यादा मरकज, यही तस्वीर पाकिस्तान की असलियत है। विकास और रोजगार की जगह मजहबी उन्माद और आतंकवाद ने ले ली है, और यही कारण है कि पाकिस्तान अब बार बार आर्थिक रूप से गिर रहा है और IMF के दरवाजे पर सिर झुका रहा है। भारत और दुनिया के लिए यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान केवल अपनी जनता के लिए नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा है। जब तक वह अपनी प्राथमिकताएं मजहब से हटाकर विकास पर नहीं लगाएगा, तब तक उसका भविष्य अंधकारमय और उसकी नीतियां सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चुनौती बनी रहेंगी।